الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر नशाने को लबतर। देखिए आज हम पढ़ेंगे 2019 का पेपर है, अगस्त में ये आया था, 22 अगस्त को जुमेरात के दिन। इस पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए कंपनी है ट्राइविया लिमिटेड, उसको वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है। वाइंड अप हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीजें वाइंड अप की पढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर साल एक वाइंड अप पे सवाल आता है। देखिए 2 पेपर में सॉल्व करवा चुका हूँ, इसमें भी देख लेते हैं। कहते हैं ट्राइविया लिमिटेड वाइंड अप हो रही है कंपनीज लॉ के तहत। शेल held every present and past member subject to the provision of section 295 liable to contribute to the asset of the company to an amount as sufficient for payment of its debts and liabilities and the cost charges expenses। मैंने बताया था कंपनी जब बंद होती है तो उसमें क्या है, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है उसके मालिकान की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने घर से पैसे ला के दें, ये पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो कुछ हालात ऐसे होते हैं कि मालिकों के ऊपर जो है वो जो करंट मालिक होते हैं कंपनी के, उनको वाइंडिंग आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो कॉस्ट हैं, वो बेयर करनी पड़ जाती हैं, ठीक है ना। और लेकिन इसमें एक कंडीशन याद रखिएगा कि किसी भी मालिक को 1 साल हो चुका हो तो फिर वो मालिक जिम्मेदार नहीं होता। ये हर साल रिपीट हो रहा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जो मैंने पहला पेपर सॉल्व किया था, ये आपको मालूम है। अब ये कह रहे हैं कि जब कंपनी बंद होती है, सवाल ये है, कंपनी बंद होती है सेक्शन 295 के तहत जो मौजूदा मेंबर होते हैं वो लाइबल होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और मेंबर्स को कंट्रीब्यूटरी कहते हैं। जब कंपनी बंद हो जाती है ना तो मेंबर्स का नाम मेंबर नहीं रहता है, कंट्रीब्यूटरी हो जाता है। तो उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वाइंडिंग अप के ऊपर, ठीक है ना। वैसे लिमिटेड बाय शेयर्स में तो आपको पता है मेंबर जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन कुछ कंडीशंस में हो सकते हैं, वो हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये कह रहा है कि मेंबर जिम्मेदार होते हैं 295 के तहत वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस के लिए। कब वो जिम्मेदार नहीं होते हैं ये पूछना चाह रहा है। तो आपको पता है वो 1 साल वाली कहानी है, 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो फिर आप जिम्मेदार नहीं होंगे। और देखिए इसमें एक सवाल है कि अगर कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी की, देखिए लफ्ज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी यूज़ हुआ है, पॉइंट नंबर 1 में पढ़ें। अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो कंपनी होती है वो जस्ट लाइक पार्टनरशिप होती है, मैंने आपको बताया था। और लिमिटेड बाय शेयर्स जो होती है वो उसमें मालिकान की कोई जिम्मेदारी होती है, जान छूट जाती है, बच जाते हैं। लेकिन अनलिमिटेड नेचर की जो होती है उसके लिए पूछ रहा है दूसरा सवाल कि वो अगर लाइबिलिटी जो है वो गारंटी है तो फिर क्या होगा। 2 बातें की इसने, लिमिटेड बाय शेयर की तो बात ही नहीं की, क्योंकि लिमिटेड बाय शेयर में तो जिम्मेदार होते ही नहीं है, ठीक है ना। मखसूस हालात में हो जाते हैं लेकिन होते नहीं है। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो या गारंटी हो तो क्या होगा, ये देखते हैं। देखिए, a past member shall not be liable to contribute if he cease to be member for 1 year or upwards before the commencement of the winding up। वाइंडिंग अब जब कंपनी बंद हो रही है उससे अगर 1 साल पहले कोई मेंबर चला गया है तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। A past member shall not be liable to contribute in respect of any debt or liability of the company। कंपनी पे कोई भी कर्जा है, लोन है उसका, वो पास्ट मेंबर जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि उसको 1 साल हो गया है, वो चला गया तो 1 साल अगर हो चुका है तो बच गए। A past member shall not be liable to contribute unless it appears to the court that the present member are unable to satisfy the contribution। और पास्ट मेंबर में एक और याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे पास्ट मेंबर ऐसा भी तो हो सकता है, वाइंडिंग अब जो कंपनी हो रही है वो हो रही है मार्च में, एक आदमी फरवरी में मेंबर था चला गया, तो फरवरी वाला मेंबर भी जिम्मेदार नहीं होगा कि अगर मौजूदा मेंबर जो सब कंपनी की वाइंडिंग अप में जो लोग हैं मेंबर्स वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो फिर पास्ट वाले को नहीं तंग करेंगे, ठीक है ना, वरना तो 1 साल वाले को तंग करते हैं। हाँ, जो 12 महीने से ऊपर 13 महीने हो गए छोड़े हुए कंपनी को, वो तो बच जाएगा, जो 12 महीने वाला है वो फंस जाएगा। लेकिन वो जब फंसेगा कि जब मौजूदा मेंबर नहीं पे कर सक रहे हैं। मिसाल में कंपनी के इस वक्त मालिक है शाहरुख और आमिर, ठीक है ना, और कंपनी वाइंड अप हो रही है और अमिताभ मालिक था 1 महीना पहले। शाहरुख और सलमान पेमेंट कर सकते हैं वाइंडिंग अप की, तो फिर अमिताभ को ज़रूरत नहीं है, वरना अमिताभ को ज़रूरत पड़ेगी, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन हिमा जो थी वो 13 महीने पहले मेंबर थी, तो हिमा को तो किसी भी हाल में
तंग नहीं किया जा सकता, चाहे प्रेसिडेंट मेंबर पे करें या ना करें, ठीक है ना। 12 महीने पहले जो मेंबर था ना, वो फंस जाता है अगर करंट मेंबर पे नहीं कर सक रहे हो तो। और इन द वाइंडिंग ऑफ ए लिमिटेड कंपनी में एनी डायरेक्टर वेदर पास्ट और प्रेजेंट हुज लायबिलिटी इन परसुएंस ऑफ एक्ट, कभी कभी हम डायरेक्टर्स की ना लायबिलिटी हम पढ़ेंगे अनलिमिटेड कर दी जाती है। डायरेक्टर की लायबिलिटी को अनलिमिटेड किया जा सकता है, वैसे तो नहीं होती, मैंने प्रैक्टिकली देखा नहीं, लेकिन आर्टिकल्स में ये किया जा सकता है कि हम अपने डायरेक्टर्स की मेमोरेंडम में लिख दें कि हमारे डायरेक्टर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो फिर ऐसे डायरेक्टर जो हैं वो मारे जाते हैं। कंपनी के मालिक हैं, सपोज को शाहरुख और सलमान डायरेक्टर हैं, अमिताभ बच्चन, तो वो तो बच जाएंगे शाहरुख और सलमान, क्योंकि कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है। अमिताभ बच्चन फंस जाएंगे, ना कि नौकर थे, डायरेक्टर थे, फंस जाएंगे। तो कभी भी किसी कंपनी में डायरेक्टर ना बनिएगा जिस कंपनी के डायरेक्टर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। मालिकों की लायबिलिटी 3 किस्म की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। मालिकों की लायबिलिटी और डायरेक्टर की लायबिलिटी तो होती ही लिमिटेड है, डायरेक्टर तो जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन डायरेक्टर की लायबिलिटी अगर अनलिमिटेड मालिकान कर दें, जिसको डायरेक्टर बनना है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, तो आप फिर कहिएगा मैं इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि कंपनी बंद होगी, सारे लोन वोन सब मुझे, एम्प्लॉयज की तनख्वाह, बिजली के बिल, गैस के बिल, तमाम बिल आपको अदा करने पड़ जाएंगे। तो कभी भी ऐसी कंपनी के डायरेक्टर मत बनना जिस कंपनी के डायरेक्टर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। वैसे तो होती नहीं है, ठीक है ना, नहीं होती नहीं है, लेकिन अगर किसी कंपनी में है, कर दी गई है, तो आप नहीं बनिएगा उस कंपनी के डायरेक्टर, ठीक है ना। तो यह है सारा मसला। देखिए, डायरेक्टर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, लेकिन कोई कंपनी ऐसी है जो चल रही है और मालिकों को शक होता है कि डायरेक्टर जो हैं फ्रॉड करके भाग जाएंगे, तो इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दो ताकि फ्रॉड करें तो खुद भी फंसें। तो ऐसा किया जा सकता है। तो यही बता रहा है कि तीनों पॉइंट पहले से दोबारा से शुरू कराता हूँ। पास्ट मेंबर जिम्मेदार नहीं होगा अगर उसको, पॉइंट नंबर 1 क्या है, 12 महीने से ज़्यादा हो गए, 12 महीने से ज़्यादा हो गए और कंपनी बंद हो रही है, तो वो बच जाएगा। पास्ट मेंबर जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है ना, कि जब वो मेंबर नहीं रहा, सीज हो गया है मेंबर, मतलब छोड़ चुका है मेंबरशिप, तो वो क्यों जिम्मेदार होगा। हाँ, उस वक्त हो सकता है कि जो करंट मेंबर पे ना कर सकें, जो कंपनी के मालिक हैं, और वो 12 महीने के अंदर अंदर मालिक रहा था, तो ऐसे मालिक को हम कहेंगे आ जाओ। लेकिन 12 महीने से पुराना मालिक है, वो नहीं आएगा। फर्स्ट करें कंपनी बंद हो रही है, सिर्फ मालिक है शाहरुख और सलमान है, ठीक है, ओके। अमिताभ 3 महीने पहले मालिक था और हिमा 13 महीने पहले मालिक थी। अगर शाहरुख सलमान पेमेंट कर सकते हैं तो अमिताभ को तंग नहीं करेंगे, अगर शाहरुख सलमान पेमेंट नहीं कर सके तो फिर अमिताभ को तंग करेंगे, लेकिन हिमा को तंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका टाइम 13 महीने यानी 12 से ऊपर हो गया। और डायरेक्टर्स, और एक और चीज़ है, लिमिटेड कंपनी में तो मालिकान फंसते हैं ही नहीं। ये जो सारी जो मालिकों फंसने की बात होती है वो तो अनलिमिटेड कंपनी में होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में और गारंटी कंपनी में होती है। अगर आपको इन दोनों कंपनियों के बारे में समझना है तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, वैसे तो मैंने क्लास में भी पढ़ाया था आपको ये। अच्छा, और लिमिटेड कंपनी जो होती है नॉर्मली, उसमें कंपनी के मालिकों की भी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और डायरेक्टर्स की हर कंपनी में, चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो, लिमिटेड बाय शेयर्स हो और अनलिमिटेड हो, डायरेक्टर्स की लायबिलिटी तो होती ही लिमिटेड है, वो थोड़ी जिम्मेदार होते हैं खर्चों के तमाम की। कंपनी बंद होती है, जन्म में जाए चले जाते हैं छोड़ के। लेकिन अगर उनकी लायबिलिटी आपने अनलिमिटेड कर दी है, फिर डायरेक्टर फंस जाते हैं। तो ये मैंने आपको मशवरा दिया है, कभी भी डायरेक्टरशिप जब भी आप ज्वाइन करें तो पूछ लीजिएगा कि मुझे डायरेक्टर आप बना रहे, क्या इस कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है या लिमिटेड है। वो कहते हैं अनलिमिटेड है, तो आप मना कर दीजिएगा। ये कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है। देखो कोरोना आ गया, बहुत सी कंपनियां बंद हुई, लॉसेस में बंद हुई, खामखाम डायरेक्टर होते फंस जाते, ठीक है ना। अब लिमिटेड बाय गारंटी एक कंपनी है
वो उसके बारे में बात हो रही है। तो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है, तो वो जितनी गारंटी दी है मालिकों ने कंपनी बनते वक्त, जैसा कि जब कंपनी बनी थी तो शाहरुख ने कहा था कि कंपनी जब बंद होगी तो मैं 10,000 दूंगा, और सलमान ने कहा था 50,000 दूंगा। तो कंपनी बंद हुई है, लॉस में बंद हुई है, तो शाहरुख साहब 10,000 दीजिए, सलमान साहब 50,000 दीजिए। लेकिन अगर कंपनी के पास बंद होती है और कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होता तो ये दोनों बच जाते। गारंटी में जो गारंटी दी है उतनी देनी पड़ेगी। अब अगर सर कंपनी पे तो कर्जा 5 लाख का है, शाहरुख ने 10,000 का था और सलमान ने 50,000 का था, तो बस इतना ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। जितनी गारंटी दी थी उतने ही लेंगे, बाकी जो है वो फर्स्ट अभी बैंक का लोन 5 लाख का है, कंपनी बंद हो रही है। अब शाहरुख से 10,000 ले लेंगे, सलमान से 50,000 लेंगे, 60,000, और अभी बैंक को दे देंगे और कहेंगे भाग जाओ, खुदाफिज, तो इतनी गारंटी दी थी उतनी ही दे रहे। बात समझ में आई? और अगर कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं, उसकी पेमेंट नहीं की हुई है शेयर्स की, तो वो पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल अब है नहीं। अब जो शेयर खरीदते हैं तो कंपनी को पूरे पैसे देते हैं। तो ये जो कह रहे हैं ना, कंट्रीब्यूट टू एक्सटेंट ऑफ सम अनपेड ऑन शेयर, अनपेड तो शेयर होता ही नहीं है। आप कोई उधार पे तो शेयर नहीं खरीदते, जब कभी कंपनी से शेयर खरीदते हैं पूरे पैसे देते हैं। तो ये तो खैर इसमें आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, लॉ में लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं। प्रैक्टिकली ये जितनी गारंटी दी है उतना देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर लॉस उससे ज़्यादा है तो आप उससे ज़्यादा नहीं, जितनी गारंटी दी आप उतना ही देंगे ना, उससे ज़्यादा थोड़ी देंगे। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया और करना है, सर गारंटी दी थी सलमान ने 10,000, 50,000 और शाहरुख ने 10,000। मैंने कहा सर लॉस 30,000 का हुआ है, कम का हुआ है, तो गारंटी ज़्यादा की है और लॉस कम का है, तो जाहिर बात है उनको शाहरुख भी पूरे 10,000 नहीं देगा, सलमान भी 50,000 नहीं देगा, कम कर लेंगे अपने अमाउंट, ठीक है। ऑल लिस्टेड कंपनीज, तमाम लिस्टेड कंपनीज होती हैं पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कहलाती हैं, सेक्शन 224 कहता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सारी पब्लिक लिस्टेड कंपनी को हम पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कह सकते हैं, पीआईसी कह सकते हैं। लिस्टेड कंपनी को, सारी लिस्टेड कंपनी जितनी है उनको पीआईसी कह सकते हैं। पीएसओ पीआईसी है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी है, पीएस पीएनएससी है, वो भी पीआईसी कंपनी है। जो भी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे जो रजिस्टर्ड है उसको पीआईसी कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, याद रखिएगा सेक्शन 224 के मुताबिक। लेकिन क्या और भी कुछ कंपनीज हैं जिनको आप पीआईसी कह सकते हैं? तो हाँ है, लेकिन वो कंपनियां वो हैं जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है ना। ए पब्लिक सेक्टर कंपनी एज डिफाइंड इन द एक्ट, पब्लिक सेक्टर कंपनी को कह सकते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी में आपको बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। अनलिस्टेड होती है लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी, याद रखिएगा लफ्ज। ए पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है या यूटिलिटी से मिलती जुलती कंपनी है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक यूटिलिटी कंपनी हो गई। इसके अलावा जो बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है ना, और सिक्योरिटीज ब्रोकर हैं, पेंशन फंड कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, इनको भी हम क्या नाम है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कहते हैं, क्योंकि ये होल्ड करती हैं, इनके पास एसेट्स होते हैं। या किसी के मिसाल के तौर पे हमने बैंक में पैसे रखवाए, हमारा पैसा बैंक के पास है, तो जाहिर बात हमारा एसेट है, कैश वो बैंक के पास है। हमने इंश्योरेंस कराया है, हमारा इंश्योरेंस अमाउंट इंश्योरेंस कंपनीज के पास है। सिक्योरिटीज़, हमने सिक्योरिटीज़ में शेयर्स रखवाए हुए, शेयर्स के पैसे या शेयर्स जो भी है। पेंशन फंड है, हमारा पेंशन है, वो फंड एक कंपनी के पास जमा हो रहा है, जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो मिल जाएगा, हमारा पैसा वो रख रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा एसेट उसके पास है, कैश एसेट होता है ना। म्यूचुअल फंड कंपनीज है, वो हमारा पैसा इस्तेमाल करती हैं और उसको इन्वेस्ट करती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ठीक है ना, जो हमारे पैसे से इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हैविंग सच नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग ऑर्डिनरी शेयर्स में बी नोटिफाइड, ये बाद में बताऊंगा आपको। होल्डिंग एसेट्स एक्सीडिंग सच वैल्यू एज में बी नोटिफाइड, अगर किसी कंपनी के एसेट्स इतने ज़्यादा हो जाएं, इतने बढ़ जाएं, जिसको एसएससीपी नोटिफाई कर दे कि अब ये पब्लिक सेक्टर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, क्योंकि इसके एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस कंपनी के एसेट ज़्यादा होंगे, वो कंपनी बड़ी होगी और उसमें बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी हो जाएगी ना। मतलब अगर इसको कंपनी को कोई लॉस होता है तो पूरी एक मुल्क हिल के रह जाएगा, पूरा मुल्क पूरा सूबा हिल जाएगा।
ऐसी कंपनीज को, इतनी जो बड़े एसेट्स वाली कंपनीज होती हैं, उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कहा जाता है। ठीक है। हैविंग सच नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर एक कंपनी के पास नंबर ऑफ मेंबर्स हैं होल्डिंग ऑर्डिनरी शेयर्स, उनके पास बहुत सारे शेयर्स हैं, हर मेंबर्स के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं किसी कंपनी में, तो ऐसी कंपनी को भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कहते हैं। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो आपको समझाऊंगा। अभी इतना सिर्फ सवाल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपको इतना आइडिया हो जाए कि पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक यूटिलिटी कंपनी या यूटिलिटी से मिलती जुलती कंपनी हो। ठीक है, क्लियर। पब्लिक यूटिलिटी कंपनी क्या है आपको पता है, ये मोबाइल कंपनीज हैं, गैस की कंपनीज हैं, और आपका क्या नाम है, टेलीफोन की कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज हैं, ये तमाम पब्लिक यूटिलिटी कंपनी। और इनसे सिमिलर कोई कंपनीज हैं जो एसेंशियल पब्लिक सर्विस दे रही हो, बहुत ही पब्लिक को कोई सर्विस दे रही हो, मिसाल इजी पैसा है जैसे। ठीक है, अच्छा, और ये भी होगी कि जो कंपनीज एसेट्स रख रही हो कि दूसरों के, बैंक रखता है, कैश लेता है हमसे, हमारा कैश बैंक में होता है, अगर बैंक भाग जाए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और फिड्यूशरी की बात है, फिड्यूशरी लिखा हुआ है। फिड्यूशरी का मतलब होता है कि किसी भरोसे पे हमने किसी को कोई चीज़ दी है, हम बैंक को भरोसे पे पैसे देते हैं, हमें पता होता है बैंक हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगा और हमारा पैसा नहीं खाएगा। ठीक है ना, इंश्योरेंस में हम पैसे दे रहे होते हैं, हम कहते हैं बुढ़े हो जाएंगे तो ये पैसे हमें मिल जाएंगे वापस। ठीक है ना, भरोसा ही तो है। सिक्योरिटीज़ में हम सारा सिक्योरिटीज़ खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, तो ये भरोसे पे खरीद रहे होते हैं। करोड़ों रुपए की सिक्योरिटीज़ होती हैं। सिक्योरिटीज़ माने शेयर्स, हम कंपनीज है शेयर खरीदती बेचती हैं। बताऊंगा ब्रोकर क्या होते हैं आपको। पेंशन फंड हम एक जमा करा रहे हैं, जब बुढ़े हो जाएंगे हमें पैसे वापस मिलेंगे, वो लेके भाग जाए। म्यूचुअल फंड में पैसे दिए हैं कि आप हमारे पैसे को मल्टीप्लाई करो, जैसे वो नहीं ना हेरा फेरी में वो भाग जाती है बेपाशा बासु, वो म्यूचुअल फंड कर रही होती है, लेकिन वो फ्रॉड कर रही होती है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी होता है, इसलिए वो और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी से बड़ी सख्ती है लॉ ने, बड़ी चेकिंग की हुई है, बड़ी ऑडिटर भी बहुत इनको सख्ती से चेक करता है, क्योंकि इनके पास, अब बैंक का मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो मैं बहुत गुस्से से बैंक का ऑडिट करूंगा, क्योंकि बैंक के अंदर बैंक का पैसा मालिकों का पैसा नहीं है। अगर मैंने एक बैंक बनाया है, उसका मालिक अब्बास है और हसन है, लेकिन हमने आवाम से पैसे लिए, उनके पैसा पड़ा हुआ था, हमारा तो कैपिटल कम होगा, आवाम का पैसा ज्यादा होगा। मैं जब ऑडिट करने आऊंगा, मैं तो डायरेक्टर का खून पी जाऊंगा और मालिकों का भी खून पी जाऊंगा, क्योंकि इसमें आवाम का पैसा पड़ा हुआ है ना बैंक के अंदर। ठीक है ना, कुछ आइडिया हो गया होगा। क्वेश्चन आप करेंगे, बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। आप लोग यूट्यूब पे सवाल कीजिएगा, इसका जवाब देंगे, मजा आएगा। अब देखिए, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है इंश्योर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो होता है ना, वो इंश्योर करता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो मीटिंग में तय होता है उसे लिख लिया जाता है। जो मीटिंग में बातें तय होती हैं उसे लिखने को कहते हैं मिनट्स। आपको, मुझे पता है मिनट्स का मतलब पता होगा। मिनट का मतलब ये नहीं है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ये नहीं है, बल्कि जो मीटिंग में लिखा जाता है ना, जो बातें मोटी मोटी लिखी जाती हैं उन्हें कहते हैं मिनट्स। मिनट्स हैव बीन kept in manner specified in 178 और 179 सेक्शन में लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको मीटिंग के मिनट्स बनाने हैं, अपने कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना, और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने भी कुछ बातें कही हैं इसके बारे में कि एक मीटिंग मिनट्स कैसे रखने चाहिए, किस तरह से रखनी चाहिए, महफूज रखने चाहिए। तो कंपनी सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो सेक्रेटरी टू द बोर्ड, एक कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा, वो बोर्ड मीटिंग में सेक्रेटरी के तौर पर बैठता है। वैसे तो कंपनी सेक्रेटरी लॉ का काम करता है, लेकिन जब भी बोर्ड की मीटिंग होगी या मेंबर्स की मीटिंग होगी, एजीएम, ईओजीएम और स्टैट्यूटरी मीटिंग, तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी जो होता है हमेशा वो सेक्रेटरी के तौर पर काम करता है, सारे नोट्स बना रहा होता है। द कंपनी सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो क्या लिखा है, द कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड इज इन चार्ज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग मिनट्स। सारे मिनट्स को रिकॉर्ड करता है। आजकल कंपनी सेक्रेटरी क्या करते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं और फिर कानों पे मोबाइल लगा के, हेडफोन लगा के सारी जो टाइप कर लेते हैं जो मीटिंग में डिस्कस हुआ। ठीक, पहले पुराने ज़माने में ये होता था कि वो क्या नाम है, मीटिंग मिनट्स को रिकॉर्ड करना मुश्किल होता था, याद रखना फिर लिखना। अब तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। एज ए बोर्ड, अब ये सवाल क्या है, एज ए बोर्ड सेक्रेटरी यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन,
अब आप सेक्रेटरी हैं बोर्ड के, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि क्या प्रोविजंस हैं, कि लॉ ने क्या बताया है। प्रोविजन माने लॉ ने क्या बताया है कि वो सेक्शंस के में क्या बताया है लॉ ने कि रिकॉर्ड कीपिंग के मुताबिक, ठीक है ना। और जो डायरेक्टर तय करते हैं, रेजोल्यूशन मैंने तय करना, डायरेक्टर तय करते हैं, या कमेटी, डायरेक्टर कमेटियां भी बनाते हैं। एक तो बोर्ड की मीटिंग होती है, बोर्ड कमेटियां भी बनाता है। दो कमेटियां तो बहुत मशहूर है, एक है एचआर कमेटी और एक है ऑडिट कमेटी। हम पढ़ेंगे, दो कमेटियां तो होती हैं लिस्टेड कंपनी में, एक एचआर कमेटी और एक ऑडिट कमेटी। तो ये पूछ रहा है कि आप कंपनी, सिंपल ही सवाल ये है कि मीटिंग मिनट्स बनाने में कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है, ठीक है। और उसको मीटिंग मिनट्स क्या करना है, फाड़ के फेंक देने या संभाल के रखना है, ये पूछ रहा है। तो एवरी कंपनी शैल कीप रिकॉर्ड्स कंप्राइजिंग, जो हर कंपनी जो है वो अपने रिकॉर्ड्स संभाल के रखेगी, जो भी डायरेक्टर्स ने तय किया है बोर्ड ने, ठीक है ना, उसको संभाल के रखेगी। और मीटिंग मिनट्स जो हैं वो मीटिंग के जो भी बोर्ड ने की मीटिंग हुई है, या कमेटी की मीटिंग हुई है, एचआर कमेटी की या ऑडिट कमेटी की, उसमें देखना है कि कौन कौन मीटिंग में आया, ठीक है ना, कौन कौन मीटिंग में आया, उसने क्या कहा, किसने क्या कहा, क्या तय हुआ, ये सब चीज़ें आपको एक रजिस्टर में लिखनी होंगी। और जो इसका रिकॉर्ड है, जो आपने बनाया रजिस्टर, इसको संभाल के रखना है और रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है। और आपने से लिखना है कि कब मीटिंग हुई, कौन कौन उसमें थे, किसने क्या कहा, क्या तय हुआ, किस पे एतराज़ हुआ, किसको किस बात को तय किया गया, ये तमाम चीज़ें। और आप इसको फिजिकल भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं। मतलब क्या, इसे हाथ से भी लिख सकते हैं और कंप्यूटर पर टाइप कर लें, वर्ड पे टाइपिंग करके कंप्यूटर पर रख लें, ठीक है ना। और 10 साल तक आपको उसको रखना है ना, फिजिकल फॉर्म में। और परमानेंट रखना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यानी अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो 10 साल तक, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से लिख रहे हैं तो हमेशा रखना है, 200 साल, 300 साल। और अब तो ये कर दिया है कि फिजिकल भी रखना है आपको 10 साल तक, और इलेक्ट्रॉनिक रखना है हमेशा। तो कंपनी को जो भी मीटिंग मिनट्स होते हैं, अगर मैं आज 2021 है तो मैं किसी भी कंपनी का ऑडिट करने जाऊं तो 2011 के मिनट्स मांग सकता हूँ लिखे हुए। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो 2000 के भी मांग सकता हूँ, 20 साल, 21 साल पुराने। कहेंगे हमारे पास तो नहीं है, हम तो 10 साल के रखते हैं। आप कहें नहीं, आप कंप्यूटर पे तो आपको सारी जिंदगी रखना है। कंप्यूटर पे आप कहेंगे भाई तो स्पेस खत्म हो जाएगा। अरे भाई स्पेस का मसला ही नहीं है यार, इतनी आसान हो गई, हार्ड डिस्क सस्ती हो गई है। अपने रिकॉर्ड्स रखो, सारे रिकॉर्ड्स जो मीटिंग में तय हुआ है। और एक और चीज़ यहाँ इस्तेमाल हुई है, पॉइंट नंबर सी में देखें, ऑल रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड पास बाय सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या है, कभी कभी बोर्ड, आपको पता है आजकल कोरोना आ गया है तो बोर्ड मीटिंग में साथ बैठ नहीं रहे, वो ऑनलाइन एक दूसरे से बात करते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो उनको डॉक्यूमेंट दिया जाता है मीटिंग का, कि इस पर साइन कर दें अगर आप एग्री हैं। तो एक डॉक्यूमेंट सबको डायरेक्टर्स के पास भेज देते हैं, एक एक करके। पहले शाहरुख ने साइन कर दिया, शाहरुख के घर भेज दिया, फिर इमरान के घर पे भेज दिया। मतलब जो जो साइन कर रहे हो, इस तरह से ना डायरेक्टर साइन कर देते हैं। इसे कहते हैं बाय सर्कुलेशन। और अगर मीटिंग में बैठे हुए हैं टेबल के ऊपर, तो फिर सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। एक कागज़ होता है, वो सबको पास ऑन कर दिया जाता है, तो उसे सब साइन कर देते हैं, हम एग्री हैं, ठीक है ना। या ये होता है वो ज़बानी एग्री कर लेते हैं, हाथ शो करके हैं एग्री हैं, कंपनी सेक्रेटरी नोट कर लेता है। तो ये तरीका है। अगर मौजूद हो एक ही कमरे में तो फिर तो सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर दूर दूर हैं और, तो फिर हम क्या करते हैं, जो मीटिंग में तय हुआ है उसको भेज देते हैं कि आप एग्री हैं, इस पर साइन कर दें। जहाँ एग्री नहीं है उस पर साइन नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सर्कुलेशन भी आपको समझ में आ गई। अब तो ज़माना सर्कुलेशन का ही है, क्योंकि अब कहाँ होता है कोई मीटिंग में, हर डायरेक्टर नहीं बैठता मीटिंग में। अब तो मैंने कुछ मीटिंग अटेंड किए, 3-4 डायरेक्टर आए टेबल पे, 2-3 जो डायरेक्टर थे वो ऑनलाइन आ गए। यानी अब मिक्सचर हो गया है, ऑनलाइन भी और फिजिकल। फिजिकल माने एक कमरे के अंदर बैठे हुए हो सब, उसे कहते हैं फिजिकल। और अलग अलग बैठे हुए हो तो उसे कहते हैं ऑनलाइन। एज ए बोर्ड सेक्रेटरी यू आर रिक्वायर्ड ब्रीफली
ये वही चीज़ें सवाल जो मैंने बता दिया आपको, ये ना एवरी कंपनी शैल कीप रिकॉर्ड्स कंप्राइजिंग और रेजोल्यूशन, ये वही चीज़ थी, मैंने दोबारा लिख दी आप लोग ताकि देख लें। अच्छा, अब कामरान जो है वो सोल डायरेक्टर है कंपनी के, प्राइवेट सिंगल मेंबर है। एक सिंगल मेंबर प्रीवियसली कन्वर्टेड फ्रॉम एक प्राइवेट कंपनी थी कह रहे हैं, उसमें इनकी बीवी थी, इनके साथ उन्होंने डाइवोर्स हो गई कामरान की, तो उन्होंने क्या किया कि वो सिंगल मेंबर हो गए और बीवी को और दौड़ा दिया। फिर उन्हें एहसास हुआ एनालाइजिंग द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, अब उनका इरादा हुआ कि इसको दोबारा सिंगल मेंबर से प्राइवेट कंपनी करते हैं। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में 2 मालिक होते हैं और सिंगल मेंबर में 1 होता है। अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो उन्होंने सोचा कि प्राइवेट कंपनी बना दूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, तो हो सकता है। एक सिंगल मेंबर कंपनी को आप नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बना दें, नॉर्मल प्राइवेट से फिर दोबारा सिंगल मेंबर बना दें, फिर उसको प्राइवेट बना दें, फिर उसको सिंगल बना दें, कर सकते हैं। आपकी मर्जी है भाई, आप बादशाह हैं जंगल के, अंडा दें या बच्चा, लॉ को थोड़ी एतराज होगा, क्योंकि दोनों सिंगल मेंबर भी प्राइवेट कंपनी होती है और नॉर्मल प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेट होती है, तो आपस में ये अदली बदली कर सकते हैं, चेंज करा दें, आरओसी को बताएंगे, ठीक है। और इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, अगर सिंगल मेंबर से आप नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में आ रहे हैं तो आपको मालिक 2 करने पड़ेंगे, सिंगल मेंबर में 1 होता है, ठीक है ना। और शेयर उसको आपके पास 1 ही शेयर है तो फिर शेयर नया इश्यू करना पड़ेगा। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 10 शेयर हैं, अब 2 मालिक करने हैं आपको, तो 5 शेयर उसको दे दें, 5 खुद रख लें, या तो कोई मसला नहीं, शेयर्स को ट्रांसफर कर दें या शेयर को इशू करें, है ना। अगर 1 ही शेयर है कंपनी में, आपने मिसाल के तौर पे 1 शेयर रखा हुआ है, 1 लाख रुपए का 1 शेयर है, तो अब आप क्या करें, तो उस नया मेंबर को ला रहे हैं तो उससे भी 1 लाख पकड़ लें। और अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं, अलग 10-10 हज़ार के 10 शेयर्स हैं, तो आप उसे 5 शेयर उसको दे दें, 5 खुद रख लें, 4 उसको दे दें, 6 खुद रख लें, 8 खुद रख लें, 2 उसको दे दें, 9 खुद रख लें शेयर्स, 1 उसको शेयर दे दें, ट्रांसफर कर दें, ठीक है ना। और हमने देखा है नॉर्मली कि जब सिंगल मेंबर की डेथ होती है ना, तो उसके जो बच्चे होते हैं, वो ज़ाहिर बात है एक बच्चा तो नहीं, सारे बच्चे हक रखते हैं, तो वो जो अगर वो आ जाते हैं तो सिंगल मेंबर कंपनी हमेशा नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जैसे ही सिंगल मेंबर मरा, उसके बच्चे बीवी सब आ जाते हैं कंपनी के अंदर, तो सिंगल मेंबर रहती ही नहीं हो, तो नॉर्मली क्या हो जाती है, मोर देन 1 हो जाती है, तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी हो जाती है। ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड ए सिंगल मेंबर कंपनी कन्वर्टिंग टू ए प्राइवेट कंपनी, ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत अगर लॉ कहते हैं कि सारी सिंगल मेंबर कंपनीज को अब नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनना पड़ेगा, तो फिर बनना पड़ेगा ना। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब कानून ने कह दिया है, अभी तक तो कोई कानून ने नहीं कहा, अभी तक तो नहीं कहा, अगर कह दे तो फिर ठीक है। और ऑपरेशन ऑफ लॉ की और बहुत सारी एग्जाम्पल है, ठीक है ना, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत सिंगल मेंबर कंपनी कन्वर्ट होती है प्राइवेट कंपनी में, कैसे होती है वो हम बताएंगे, लेकिन इसमें एग्जाम में ये नहीं लिखना है इतना डिटेल, तो आपको याद रखना है कि ये कन्वर्जन हो सकती है। अच्छा, सिंगल मेंबर से नॉर्मल प्राइवेट में हो गई, फिर क्या प्राइवेट सिंगल मेंबर हो सकती है? हाँ हो सकती है, फिर दोबारा प्राइवेट हो सकती है, हो सकती है बाबा, हो सकती है ना, समझ लो, परेशान क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये वही चीज मैंने रिपीट की है ताकि आपकी आंखों में ये चीज बस जाए, इसलिए दोबारा दोबारा वही चीजें सेम। अच्छा, देखते हैं, क्वालिटी पेपर्स लिमिटेड है कोई कंपनी, क्यूपीएल है, 25% उसकी होल्डिंग है ऑफ इस एसोसिएट क्लासिक प्राइवेट लिमिटेड में। एक और कंपनी है, उसमें क्वालिटी पेपर्स लिमिटेड ने पैसे लगा दिए हैं, 25% उस कंपनी का कैपिटल खरीद लिया है क्यूपीएल ने, ठीक है ना, क्लासिक पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड का कैपिटल खरीद लिया है। अब जो क्यूपीएल है उसने किसका कैपिटल खरीदा है? सीपीएल का। अब क्यूपीएल क्या कर रहा है? इंटेंड्स टू इन्वेस्ट एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 100 मिलियन इन सीपीएल। अब ये मजीद 100 मिलियन और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाय वे ऑफ लोन और एडवांस, लोन की शक्ल में दे रहा है या एडवांस दे रहा है, गरीब कंपनी है सीपीएल, उसको दे रहा है। Briefly explain the requirement to be complied for the materializing the proposal in accordance with the
investment in associated companies or undertaking as described in section 199 of the Companies Act. 199 क्या कहता है कि अगर आप अपनी एसोसिएटेड कंपनी में, मैं आपको बताया था एसोसिएटेड कंपनी में अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लें तो एसोसिएटेड हो जाती है, डायरेक्टर कॉमन हो जाए तो एसोसिएट हो जाती है। तो वन सेक्शन 199 क्या कहता है? इजाजत देता है कि कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, लोन दे, ऐसा कर सकती है नहीं। क्यों? देखिए, अगर QPL 25% होल्ड करती है, 25% तो वो पैसे दे चुकी है CPL में, अब वो और मजीद 100 मिलियन दे रही है, तो QPL जो है वो अपना काम करेगी, सारा पैसा CPL को दे देगी, तो QPL क्या अपना काम रोक देगी? उसे अपना भी तो काम करना है कि पैसा चला जाता है CPL में, तो QPL के पास पैसा खत्म हो जाएगा, तो वो अपने नौकरों को तनख्वाह कैसे देगी, अपना किराया कैसे अदा करेगी, अपना बिजनेस कैसे करेगी? तो लॉ ने मना किया है कि कंपनी दूसरी कंपनी में बेवजह पैसे ना डाले, ताकि ऐसे तो क्या होगा, CPL तो जिंदा हो जाएगी, खुश हो जाएगी, आबाद हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, लेकिन QPL का क्या होगा? वो तो कमजोर हो जाएगी अपना पैसा अगर CPL को देने लगी। तो इसलिए सेक्शन 199 ने थोड़ी सी सख्ती की है। अब वो देख लेते हैं। कहते हैं द कंपनी शुड नॉट इन्वेस्ट इन इट्स एसोसिएटेड कंपनी और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग बाय वे ऑफ लोन और एडवांस एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट इन राइटिंग। एग्रीमेंट होना चाहिए, कर सकती है, मतलब पहले तो माना है कि नहीं कर सकती, और अगर करना है तो राइटिंग में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और सच एग्रीमेंट शैल इंटर एलिया इंक्लूड द टर्म्स एंड कंडीशंस। में एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, क्या कि नेचर क्यों दे रहे हैं, पर्पस क्या है, पीरियड कितने दिन के लिए दे रहे हैं, कितने महीने के लिए दे रहे हैं, पीरियड, रिटर्न कितना मिलेगा, यानी प्रॉफिट कितना आएगा, हम दे रहे हैं तो हमें प्रॉफिट भी तो आना चाहिए, कमीशन कितना मिलेगा, अगर कमीशन है, फीस अगर रखी है तो फीस क्या हम लेंगे उससे, रीपेमेंट किस तरह से होगी, प्रिंसिपल अमाउंट कैसे पे होगा, और अगर पेमेंट नहीं की तो पेनल्टी कितने की होगी, कब पेमेंट, डेट पेमेंट चार्जेस क्या होंगे, ठीक है ना, और उसने क्या हमें इस लोन के बदले जो CPL है हमें क्या सिक्योरिटी दे रही है, क्या गारंटी दे रही है, वो सब लिखी जाएगी। और लोन जो है वो अप्रूव करेंगे सोमी, यानी QPL के सोमी अप्रूव करेंगे, तो डायरेक्टर QPL के CPL में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? सोमी की अप्रूवल जरूरी है, वरना डायरेक्टर चुपके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंपनी डायरेक्टर चलाते हैं, आप कहेंगे हाँ चलाते हैं डायरेक्टर, लेकिन इस जगह सोमी की अप्रूवल चाहिए, तो क्या करेंगे डायरेक्टर्स? EOGM करेंगे, मालिकों को बुलाएंगे, अप्रूवल ले लेंगे। AGM का इंतजार तो नहीं करेंगे, AGM तो साल में एक दफा होती है। The return on such investment should not be less than borrowing cost of the investing company। जो QPL मिसाल की तरह लोन लेता है कहीं से, तो उसे 10% पे मिलता है, तो फिर QPL CPL को जो लोन देगा तो 10% से ज्यादा का देगा, ठीक है ना? क्लियर? बोरोइंग कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। द डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी शैल सर्टिफाई द इन्वेस्टमेंट इज मेड आफ्टर ड्यू डिलीजेंस। यानी डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो देखें CPL कहीं ऐसी बेकार कंपनी तो नहीं है कि वो पैसे दें और डूब जाए, तो ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ेगा। लफ्ज लिखा है ड्यू डिलीजेंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। ड्यू डिलीजेंस देखनी पड़ेगी कि CPL के अंदर जो काम करने वाले डायरेक्टर हैं फ्रॉडी नहीं है, कंपनी जो CPL है वो स्ट्रांग है, ये सब चीजें देखेगी, क्यों QPL इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये बस बच्चों वाली बातें याद रखिए। तो आप कहेंगे कैसे याद करें सर, याद नहीं हो रहा भाई, पहला जवाब ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर करनी है नहीं हो सकती, तो आप कहेंगे कोई तरीका बताओ, तो हाँ तरीका है, अगर करनी है तो राइटिंग में एग्रीमेंट करें, टर्म्स एंड कंडीशन लिखें, लिखेंगे जो हम पैसे दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, क्या पर्पस है, क्या नेचर है, कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, इस पर कितना प्रॉफिट मिलेगा, अगर फीस ले रहे हैं तो क्या कमीशन ले रहे हैं तो कमीशन लिखें, रीपेमेंट किस तरह से होगी, प्रिंसिपल अमाउंट कब मिलेगा, और पेनल्टी कितनी होगी अगर अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया, लेट पेमेंट चार्जेस हैं तो क्या हैं, सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं, क्या गारंटी दे रहे हैं वो हमें, CPL QPL को क्या गारंटी दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आप डिटेल लिखें और सोमी से अप्रूव करवाएं, तो ऐसा हो सकता है, कोई मना नहीं है। और जो आप कहेंगे परसेंटेज क्या लिखें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की परसेंटेज वो रखेंगे जो बोरिंग कॉस्ट से ज़्यादा हो, क्योंकि QPL कहीं से खुद लोन ले रही है तो 10% पे ले रही है और बांट रही है लोगों को 9% पे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर
क्यूपीएल बैंक से लोन लेती है 10% पे मिलता है उसको, और तो क्यूपीएल फिर 11% पे देगी, 9% पे नहीं दे सकती। और डायरेक्टर्स की, ये जो सीपीएल के डायरेक्टर्स, सॉरी क्यूपीएल के डायरेक्टर्स हैं, वो ये चेक करेंगे कि कंपनी के क्या ड्यू डिलिजेंस है, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सीपीएल के डायरेक्टर्स जो हैं, उनके डायरेक्टर्स, सीपीएल के डायरेक्टर्स बदमाश तो नहीं है, और कंपनी की सीपीएल की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये बच्चों वाली बात है। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लाइड फॉर रियलाइजिंग, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस दफा मैं डबल इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी आंखों में बैठ जाए, क्योंकि आप लोग बेवजह सवाल करते हैं पढ़े बगैर। एज ए कंपनी सेक्रेटरी यू विल बी एन अटेंडी ऑफ द मीटिंग। आप कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे मीटिंग अटेंड करते हैं। अटेंडी माने अटेंड करना। विल यू कंकर विद मिस्टर मजीद इन द मीटिंग और रिस्पॉन्ड अदरवाइज ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर इन द लाइट ऑफ द एफोरसेड मेंशन। ये एक सवाल है, आप पढ़ते हैं सवाल डिटेल में। मुबारक लिमिटेड एक कंपनी है जो लिस्टेड है। रिसेंटली कंडक्टेड द इलेक्शन ऑफ फॉर न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसने अभी इलेक्शन कंडक्ट किया है और इलेक्शन से मालिकान डायरेक्टर बने हैं। इलेक्शन हुआ है तो मालिक होंगे ना, डायरेक्टर मालिक होंगे। इंडिपेंडेंट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो नहीं आते इलेक्शन में, ठीक है। द बोर्ड शेल इलेक्ट ए न्यू चेयरमैन। बोर्ड ने नया चेयरमैन इलेक्ट कर लिया है। शेल इलेक्ट करेंगे अमंग द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से होगा। नॉन एग्जीक्यूटिव माने मालिक, एग्जीक्यूटिव माने नौकर। तो नॉर्मली चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। नौकर को चेयरमैन नहीं बनाते हैं, नौकर डायरेक्टर की औकात कम होती है। डायरेक्टर इन इट्स फर्स्ट मीटिंग शेड्यूल 30 अगस्त 2019 को। मिस्टर मजीद, वन ऑफ द डायरेक्टर, इज ऑफ द व्यू दैट द बोर्ड शुड डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन ड्यूरिंग द मीटिंग। अब एक मजीद साहब जो हैं, वो खुद एक डायरेक्टर हैं में से एक हैं। वो कह रहे हैं कि चेयरमैन का क्या रोल होता है, बताएं। चेयरमैन बनने के बाद क्या करना पड़ेगा? हो सकता है वो चेयरमैन बनने की ख्वाहिश रख रहे हो, पूछ रहे हो कि चेयरमैन बनूं, कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा। तो बेचारा डायरेक्टर है, वो पूछ रहा है आपसे। सेक्शन 192 कंपनीज एक्ट क्या कहता है, ठीक है ना, लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है। तो आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी हैं, यू ऑल्सो बी अटेंडी, आप भी उस मीटिंग में थे। विल यू कॉन्कर with Mr. Majid in meeting or respond otherwise, also justify your answer in the light of the aforementioned section। in section कौन सा सेक्शन है ये? 192 सेक्शन के तहत। ऐसे कंपनी सेक्रेटरी, अब आप कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे बता रहे हैं, आंसर है आपका I will concur with the views of Mr. Majid, however would like to highlight the following specific roles and responsibility of a chairman which should be part of the role of responsibility as defined by the board। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो ड्यूटीज डिफाइन की है वो चेयरमैन वही करेगा, ठीक है ना। चेयरमैन जो करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं, डिसाइड होता है, फिर चेयरमैन वो ड्यूटीज, चेयरमैन की ड्यूटीज पे आसमान से तो उतर के नहीं आती ना। आसमान से आती हैं क्या? नहीं ना। बोर्ड डिसाइड करता है चेयरमैन की ड्यूटीज, फिर वो चेयरमैन तय करता है। और बोर्ड के पावर्स कौन डिफाइन करता है? वो मेमोरेंडम करता है। मेमोरेंडम को किसने बनाया? प्रमोटर्स ने बनाया। सब सही है ना, सब कुछ जो। और मेमोरेंडम में चेंज कौन कर सकता है? स्वामी कर सकते हैं, मालिकान कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए मेमोरेंडम को किसने बनाया? प्रमोटर्स ने। पर मेमोरेंडम को चेंज कौन कर सकता है? डायरेक्टर नहीं कर सकते, मालिकान कर सकते हैं। और बोर्ड किसका पाबंद है? मेमोरेंडम का पाबंद है। चेयरमैन की ड्यूटीज कौन बनाता है? वो बोर्ड बनाता है, ठीक है ना। तो the chairman of the board shall at the beginning of the term of each director issue letter to directors setting out their role, obligation, powers and responsibility according with the act and the company's articles and their remuneration entitlement। तो chairman जो होता है ना बोर्ड का, वो जब अपना चार्ज संभालता है तो एक लेटर इशू करता है और बताता है डायरेक्टर्स को कि तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं, कि तुम्हारे पावर्स क्या हैं। ये चेयरमैन लेटर में बता देता है, जो कि लॉ में लिखी है, एक्ट में लिखी हुई है और आर्टिकल्स में लिखी हुई है। और तुम लोगों की सैलरियां ये होंगी, और तुम्हें ये इंटाइटलमेंट है गाड़ी का, या तुम्हें हवाई जहाज का, या रेंट है, तुम्हें बेनिफिट है, जो बेनिफिट्स हैं वो बता देता है चेयरमैन के बोर्ड को कि ये तुम लोगों को लॉ ने और आर्टिकल ने ये बता दिया है। ये रेगुलेशन 10 कहती है। रेगुलेशन 11 कहती है चेयरमैन shall set the agenda of the meeting of the board and ensure that at reasonable time is available for
डिस्कशन ऑफ द सेम। चेयरमैन क्या करेगा, एजेंडा देगा, एजेंडा माने टॉपिक्स देगा मीटिंग के, किस टॉपिक पे मीटिंग होगी, और इतना टाइम देगा कि दूसरे डायरेक्टर जो हैं वो उस मीटिंग को पढ़ लें, कि किन टॉपिक्स पॉइंट्स को पढ़ लें, ताकि वो मीटिंग में जब डिस्कस हो तो उनको बहस कर सकें। जब आप किसी मीटिंग में जाए आपको पता ही नहीं हो तो आप क्या बहस करेंगे, ठीक है ना। तो चेयरमैन की ड्यूटी है वो एजेंडा दे, एजेंडा माने टॉपिक दे दे पहले, फिर ताकि जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं वो आस्तीन ने चढ़ा के आए। The chairman shall ensure the minutes of the meeting of the board of directors are kept in accordance with the requirement of section 178 and 179। अभी हमने पढ़ा कि उसकी हिफाजत करनी है, 10 साल तक फिजिकल फॉर्म में रखना है मीटिंग मिनट्स को, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो हमेशा ही रखना है। चेयरमैन की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद रखना है कि नंबर 1 क्या, कि जब भी वो चेयरमैन बने तो जो उसकी ड्यूटीज हैं चेयरमैन की जो बोर्ड में तय हुई हैं वो बता दे, और बाकी बोर्ड के मेंबर्स को भी बता दे, डायरेक्टर्स को, कि तुमका रोल क्या है, उनकी ऑब्लिगेशन क्या है, ड्यूटीज क्या हैं, उनके पावर्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, जो कि कंपनीज एक्ट ने बताई हैं और आर्टिकल्स ने बताई हैं, और उनकी तनख्वाह और उनकी इंटाइटलमेंट का मतलब है किसी को गाड़ी मिली होती है, किसी को घर, किसी को लैपटॉप, जो भी इंटाइटलमेंट है, जो बेनिफिट्स हैं बता दें। सेक्शन रेगुलेशन 11 कहती है कि जब भी कभी मीटिंग होगी तो चेयरमैन क्या करेगा, वो एजेंडा दे देगा और बाकी डायरेक्टर्स को टाइम देगा ताकि वो उसको पढ़ के समझ के आए, और ताकि मीटिंग में जोरदार बहस करें। और रेगुलेशन 12 कहती है चेयरमैन इंश्योर करेगा कि जो रिकॉर्ड्स मीटिंग के मिनट्स हैं वो सेक्शन 178 और 179 के तहत महफूज रहें। Responsibility described under section 192 of the Companies Act. The chairman shall be responsible for leadership of the board and ensure that the board plays an effective role in fulfilling responsibility। ये मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि चेयरमैन के अंदर मैनेजिंग क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि होते हैं जैसे अब देखिए मिसाल के तौर पे हमने बहुत जगह देखा चेयरमैन जो होते हैं वो जो बाकी सब कह रहे होते हैं उनकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। जैसे बहादुर शाह जफर थे हमारे, आपको पता है मुगल के आखिरी बादशाह, वो बिल्कुल कमज़ोर थे। ऐसा चेयरमैन नहीं होना चाहिए, उसकी डायनामिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। जैसे इमरान खान नहीं अपनी मीटिंग में चेयर कर रहा था, आप देखें, मैंने ये कहा है, आप लोगों ने ये करना है और यही होगा, बस ऐसा रोल होना चाहिए उसका, ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है। जैसे मुशर्रफ साहब का मीटिंग चेयर करते थे। खैर मुशर्रफ और इमरान खान सियासतदान है, हम कंपनी से नहीं मिलाए उन्हें, लेकिन कंपनी के अंदर भी ऐसी क्वालिटी वाला होना चाहिए। अल्लू मल्लू टाइप का चेयरमैन अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। Issuance of review report by the chairman on the overall performance of the board and effectiveness of the role played by the board in achieving objective। एक उसे रिपोर्ट बनानी चाहिए, बताए कि हमने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो मेमोरेंडम में लिखे हैं ऑब्जेक्टिव्स, वो हमने अचीव कर लिए, जो हमने टारगेट सेट किए थे वो अचीव कर लिए, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमने कितना पहले कहाँ थे, अब हम कहाँ खड़े हैं। ये सब लीडरशिप है। इससे क्या होता है, कंपनी तरक्की करती है। बोर्ड फिर सीईओ को टारगेट देता है, फिर वो सीईओ उसको अचीव करता है, ठीक है ना। चेयरमैन बड़ी जबरदस्त चीज होती है, बादशाह है कंपनी का, लेकिन मालिक तो कंपनी के सोमी है। चेयरमैन बोर्ड में से एक है, डायरेक्टर में से किसी एक को चेयरमैन बना देते हैं बाकी डायरेक्टर्स, और इलेक्शन जो होता है ना चेयरमैन का, उसमें सिर्फ डायरेक्टर आते हैं। 5 डायरेक्टर हैं, उनमें से 5 आएंगे, उनमें से तय कर लेंगे कि कौन चेयरमैन बनेगा, आपस में तय कर लेते हैं। फिर वो आदमी चेयरमैन बन जाता है 3 साल के लिए, लेकिन वो चेयरमैन हट भी सकता है। अगर बाकी मेंबर से कहेंगे तुम अच्छे नहीं हो, मेजॉरिटी मना कर दे, किसी और को चूज कर ले। फर्ज करो आमिर, सलमान, शाहरुख, मिसाल दे लेते हैं, या अमिताभ, हमने जैसे कहा हिमा, नवाज, इमरान, सलमान और आमिर 6 डायरेक्टर्स हैं, उनमें से सलमान डायरेक्टर चेयरमैन बन गया। हो सकता है बाकी लोग बगावत कर दें, आमिर उसके बाद उसको क्या नाम है, आमिर को चेयरमैन बना दें। अगर बगावत नहीं होती है तो वो 3 साल तक चेयरमैन रहेगा, क्योंकि डायरेक्टर 3 साल में रिटायर हो जाता है ना, तो चेयरमैन भी रिटायर हो जाता है। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट सेलिंग? शॉर्ट सेलिंग का मतलब है जो चीज़ आपके पास नहीं है आपने बेच दी। मिसाल के पास तौर पे आप मेरे पास है, आपने कहा मुझे कि सर चीनी चाहिए 10 किलो, मेरे पास नहीं है दुकान में, मैंने कहा ठीक है मैं आपको शाम को दे दूंगा। इससे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसे बेच रहे हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। समझ में आ गया? तो ये एक सीएलएसपी के अंदर शेयर्स पे बात की जाती है। अक्सर कंपनी के आप शेयर खरीदते हैं जिस आदमी से,
ब्रोकर से जाके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदते हैं, तो उसके पास नहीं होते हैं, वो बेच देता है। वो कह देता है कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, और आपको बेचने के बाद वो फिर क्या करता है, खरीदता है, फिर आपको दे देता है। मिस्टर नायत has entered into an unconditional contract to purchase 5,000 share of listed company but has not received its entitlement yet. और मिस्टर नायत ने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 5,000 शेयर्स का, ठीक है ना, और उनको अभी तक शेयर्स मिले नहीं है। Being a security broker and proficient in understanding the Securities Act 2015 में, कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे, सिक्योरिटीज एक्ट 2015 पढ़ रहे हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू मिस्टर नायत इफ ही इंस्ट्रक्ट टू यू टू सेल ऑल ऑफ हिज शेयर्स? मिसाल की तरफ अजीब सी बात है, आप इनायत साहब के नौकर हैं, इनायत साहब कहते हैं मैंने शेयर खरीद दिया 5,000। मैं जी सर। मैंने कहा है शेयर? वो इनायत ने मुझसे कहा मैंने लिए नहीं है, मैंने खरीद लिए हैं और मैं बेचना चाहता हूँ। तो एक आम आदमी तो कहेगा साहब आपके पास शेयर नहीं है, आप बेच कैसे सकते हो? लेकिन पढ़ा लिखा आदमी कहेगा सर आप बेच सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। 5,000 शेयर मिल जाएंगे ना। अनायत ने किससे खरीदे हैं? इमरान खान से खरीदे 5,000 शेयर। इमरान खान ने अभी तक उसको दिया नहीं है, तो इनायत जो शेयर बेच सकता है, हाँ बेच सकता है। आ जाएंगे ना, इमरान दे देगा, ठीक है ना। इनायत जो है वो जाफर को शेयर बेच रहा है, बेच सकता है, इमरान दे देगा तो 100 बेच देगा। तो शॉर्ट सेलिंग, ए पर्सन shall not sell any listed securities that he or his principal does not own, either for own account or the account of another person. तो यहाँ पे शेयर्स के अंदर शॉर्ट सेलिंग मना की गई है कि जब तक आपके पास लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, जब तक आपके पास ना आपके हाथ में ना आ जाए या आपके बंदे के, आपके एजेंट के हाथ में ना आ जाए, आप उस वक्त तक सेल नहीं करेंगे शेयर्स, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग मना है। जैसे मैं चीनी के केस में बताया था, कहा था चीनी आप सुबह लेने आए, उसने कहा ठीक है मैं आपको बेच दूंगा, आप थोड़ी देर बाद आ जाना, तो चीनी आपको थोड़ी देर बाद दे देगा, शॉर्ट सेलिंग कर सकता है। लेकिन शेयर्स लिस्टेड कंपनी के अंदर नहीं हो सकते, अनलिस्टेड है तो कर लें, कोई मसला नहीं। Under the Securities Act 2015, the given scenario is one of the conditions where a person is treated as owning securities if he has entered into an unconditional contract to purchase the security, even if he does not have yet title to them. He may legal instruct his securities broker to sell his securities. तो यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ बिल्कुल शॉर्ट सेलिंग की उलट बात कर रहे हैं। पहले तो मना कर रहे थे शॉर्ट सेलिंग हो ही नहीं सकती, अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई अनकंडीशनल है और ये आपको यकीन बिल्कुल यकीन है कि आपको शेयर्स मिल जाएंगे और आपका उस पर एंटाइटलमेंट आ गया है, मतलब जैसे मैंने कहा चीनी चाहिए, उसने कहा शाम को चीनी दे दूंगा, अब वो हवा में फेंक रहा है, मैं शाम को आया, उसने अरे कल आना यार, कल दे दूंगा। तो इसे कहते हैं ऐसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल डेफिनेट है और मैं शाम को आऊँ आप चीनी दे सकते हैं, तो इसका मतलब आपने मुझे अनकंडीशनल बात कही है ना, कोई कंडीशन नहीं लगाई है। तो अगर मैंने शेयर खरीदे किसी से और उसने कहा है कि मिसाल के तौर पर मैं कहूँ सलमान से कि तुम कटरीना से शादी कर लो तो मैं तुम्हें 5,000 शेयर्स दूंगा। अब सलमान इन 5,000 शेयर को बेच रहा है, मैंने तो शर्त लगाई तो कटरीना से शादी करेगा तो मैं 5,000 शेयर्स दूंगा ना। अब सलमान बगैर शादी किए मेरे वो शेयर्स बेच रहा है कि वो तो अब्बास भाई मुझे दे देंगे, क्यों दे दूंगा मैं, तो कटरीना से शादी कर पहले, तो कंडीशन लगाई ना। तो अगर कंडीशनल शेयर्स आपको मिले हैं तो फिर तो आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। और अगर आपको मैंने कहा है मैं 5,000 शेयर आपको दे दूंगा और आपने मुझे पैसे दे दिए हैं, तो फिर तो इसका मतलब मैं दे ही दूंगा आपको, ठीक है ना। ये हमारे दरमियान आपके दरमियान एक ट्रस्ट का रिलेशन है और मैं आपको दे दूंगा, आपको यकीन है और ऐसा कोई मसला नहीं है। आपका टाइटल आ चुका है, मैंने आपसे मेरे ज़बान दे दी है आपको और आपका राइट आ गया है, तो आप उसको शेयर्स को बेच सकते हैं, भले आपने अभी तक आपके हाथ में नहीं आए, ठीक है ना, याद रहेगा, कोई मसला नहीं है। ऑडिट कमेटी लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है। लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी होती है, उसमें 3 मेंबर होने चाहिए कम से कम। 3 से ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन 3 होने चाहिए, 2 नहीं। और 3 में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव हो। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, तीनों के 3। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना मस्ट है। अगर 3 की कमेटी है तो तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर लो, अच्छी बात है।
एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर लो, 2 नॉन एग्जीक्यूटिव कर लो, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर लो, 1 नॉन एग्जीक्यूटिव कर लो, ठीक है। और 3 से ज़्यादा की भी हो सकती है। लॉ कहता है कि जितनी की कमेटी, ऑडिट कमेटी, एक मेंबर ज़रूर चाहिए आपको इंडिपेंडेंट, और वही मेंबर जो होगा वो क्या होगा, अमंग ऑडिट कमेटी, ये वन है, ओबीई गलत स्पेलिंग है। वन डायरेक्टर मस्ट बी टाइगर ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस। जो ऑडिट कमेटी होगी ना, उसमें अब एक आगा खान कंपनी है ना, हॉस्पिटल, उसमें डायरेक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर हैं, उनको अकाउंट्स का ये अलिफ बे नहीं आता, तो अब आप बताएं। तो ज़रूरी एक है कि एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए ऑडिट कमेटी में जो अकाउंट्स और फाइनेंस का चीता हो, चीता टाइगर होना चाहिए वो। टाइगर स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, TIGER, टाइगर। अच्छा, चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, यानी ना मालिक में से होगा ना नौकर में से होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चेयरमैन बनाएंगे ऑडिट कमेटी का। ये तो बहुत अच्छा फैसला है, वो इंडिपेंडेंट आदमी होगा, सही फैसले करेगा। और सेक्रेटरी ऑफ द जो ऑडिट कमेटी कौन होगा, वो होगा शेल्बी में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक की है मैंने यहाँ पे। शेल्बी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो होता है ना, वो उसको हेड करेगा, सॉरी, जो सेक्रेटरी बनेगा ऑडिट कमेटी का। ऑडिट कमेटी का जो सेक्रेटरी होगा वो इंटरनल ऑडिट का हेड होगा, या कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो इस ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी भी बनता है। और ज़्यादातर कंपनी सेक्रेटरी ही ऑडिट कमेटी की सेक्रेटरी का काम करता है। ऑडिटर आपको दो किस्म के होते हैं। इंटरनल ऑडिटर, ये इसको बोर्ड अपॉइंट करता है, ये नौकर होता है बेचारा, बोर्ड से डरता है। कि ऑडिट कमेटी को याद रखिएगा, ऑडिटर जो है वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्टिंग करता है, यानी इसका बॉस जो है ऑडिट कमेटी होती है, ठीक है ना। और एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, इसको सोमी अपॉइंट करते हैं AGM में। फर्स्ट ऑडिटर को, वो भी एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, उसको डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 90 डेज। 90 डेज के बाद अगर नहीं किया तो फिर SSCP करती है। कैजुअल वैकेंसी में आपको बताया डायरेक्टर करते हैं, 30 दिन के अंदर नहीं किया तो फिर SSCP करती है। ये सब एक्सटर्नल ऑडिटर की मैंने आपको बातें बताई। आज इंटरनल ऑडिटर की मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि उसको बोर्ड अपॉइंट करता है, वो नौकर होता है, वो कंपनी के अंदर मामलात में फ्रॉड होने से बचाता है। लेकिन डायरेक्टर लेवल का फ्रॉड नहीं रोक सकता, लेकिन डायरेक्टर से जो नीचे लोग हैं वो तो फ्रॉड नहीं करे ना। कंपनी को पता है, हमारे पाकिस्तान में देखिए नीचे से ऊपर तक लोग फ्रॉड करते हैं, तो कंपनी के अंदर भी नीचे से ऊपर तक झाड़ू देने वाला भी फ्रॉड कर रहा होता है, अकाउंटेंट भी फ्रॉड कर रहा होता है। तो ये इंटरनल ऑडिटर उन लोगों को फ्रॉड करने से रोकता है। बोर्ड को नहीं रोक सकता, क्योंकि बाहर बोर्ड तो बाहर उससे ऊपर होता है। बोर्ड के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर है ना, वो उस एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो बोर्ड का दुश्मन है। आपको पता है, मैंने पढ़ाया ऑडिटर के बारे में आपको। ऑडिट कमेटी, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड, ये वही सवाल है, ठीक है ना। इसकी कंपोजिशन भी मैंने आपको बता दी कि एक जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, वही इसको क्या करेगा, चेयरमैन होगा ऑडिट कमेटी का। ये पढ़ लीजिएगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी शैल एस्टैब्लिश एन ऑडिट कमेटी। बोर्ड जो है वो लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी बनाएंगे, जिसमें से कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होते इसमें ऑडिट कमेटी में, नौकर डायरेक्टर इसमें नहीं होते, याद रखिए। तो इंडिपेंडेंट होंगे या मालिक डायरेक्टर होंगे, नौकर डायरेक्टर नहीं आते, याद रखिएगा। इसके ऑडिट कमेटी में कभी नहीं आते, पार्ट नहीं होते वो ऑडिट कमेटी का। बोर्ड का पार्ट होते हैं और ऑडिट कमेटी का पार्ट नहीं होते, ठीक है। चेयरमैन कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ये मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है ना। और आखिरी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर रिपोर्टिंग ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है, द सेक्रेटरी ऑफ ऑडिट कमेटी शैल सर्कुलेट मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी टू ऑल मेंबर्स। ऑडिट कमेटी ने जो भी तय किया है वो तमाम मेंबर्स को, और यानी मालिकों को, डायरेक्टर्स को, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को भेजेगा, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू, और जहाँ ज़रूरत समझेगा तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को भी भेज देगा। लेकिन इसके लिए वो ज़रूरी है कि वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कब भेजेगा, जो नेक्स्ट मीटिंग जो बोर्ड की होगी उससे पहले। वेयर दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, द चेयरमैन of the audit committee shall communicate a synopsis of the proceeding to the board, and minutes shall be circulated immediately after the meeting of the board.
और ये ज़रूरी है, देखें जो ऑडिट कमेटी ने मीटिंग की है वो उसको जल्द से जल्द मिनट्स बना के भेजें। हमारे यहाँ क्या होता है, ऑडिट कमेटी की मीटिंग हुई, 4 महीने बाद उसके मिनट्स आ रहे हैं, मेंबर जो बैठे थे वो सब खुद ही भूल गए कि मीटिंग में क्या तय हुआ था। इसलिए एज सुन एज पॉसिबल मीटिंग के 7 दिन के अंदर कोशिश किया करें कि वो मिनट्स बना के भेज दें कि हमने ऑडिट कमेटी में ये तय किया, ये बात हुई, इस डायरेक्टर ने ये कहा, इस डायरेक्टर ने ये कहा, इस डायरेक्टर ने ये कहा, इसने एतराज़ किया, इसने यूँ कहा, इसने यूँ कहा, इसने यूँ कहा, और ऑडिट कमेटी में ये तय हुआ, ऑडिटर आइंदा कौन अपॉइंट हो करना है, किसको करना है, इस तमाम चीज़ें ऑडिट कमेटी में होती हैं। अकाउंट्स के बारे में अकाउंट्स बने हैं, उसमें कोई फ्रॉड निकाला है, ऑडिटर ने फ्रॉड निकाला है, तो ये ऑडिट कमेटी जो है, अब ऑडिटर कंपनी है यूनिलीवर, ऑडिट कमेटी है, उसमें एबीसी डायरेक्टर हैं, अब ऑडिटर है फर्ग्यूसन ने आके ऑडिट किया, फ्रॉड निकाला है, तो ऑडिट कमेटी इसको देखिए क्यों फ्रॉड हुए सारे। ये ऑडिट कमेटी कंपनी के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हीं से बनती है। ऑडिटर ऑडिट कमेटी से रास्त पंगा और फड्डा लेता है, क्योंकि ऑडिट कमेटी से भी ऑडिटर का फड्डा रहता है, ठीक है ना। You are working as an independent corporate consultant. State briefly the legal requirement that a public company must comply in each of the scenarios. 3 लाख की पेमेंट कर रही है पब्लिक कंपनी एज ए मिनिमम रिम्यूनरेशन टू दी ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स इन ए फाइनेंशियल ईयर वेयर द कंपनी हैज सफर्ड लॉसेस। 3 लाख रुपए कंपनी दे रही है डायरेक्टर को मिनिमम, और कंपनी लॉसेस में, तो डायरेक्टर बड़ा जालिम है, डायरेक्टर पे तनख्वाह ले रहे हैं। The directors have previously been receiving the remuneration by way of commission on net profit within the prescribed limit. पहले क्या था, जो कंपनी जब प्रॉफिट में थी तो डायरेक्टर जो थे 3 लाख रुपए लेते थे प्रॉफिट में से। अब वो लॉस में आ गई है कंपनी, तो वो फिर भी 3 लाख ले रहे हैं तनख्वाह। अब प्रॉफिट है नहीं तो वो तनख्वाह तो देंगे ना, पहले वो प्रॉफिट में से निकाल रहे थे, अब वो एक्सपेंसेस में से दे रहे हैं। पेमेंट ऑफ मिनिमम रिलेशन टू ए होल टाइम डायरेक्टर इन ए फाइनेंशियल ईयर व्हेन द कंपनी हैज सफर्ड लॉसेस। होल टाइम डायरेक्टर को पेमेंट हो रही है, कंपनी लॉसेस में। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रेवल्यूशन पोजीशन। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताइए, और लिस्टेड कंपनी क्या कहती है, इसके मुताबिक क्या कहती है कंपनीज एक्ट, और लिस्टेड कंपनीज के लिए जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या कहता है। In the scenario, the director have been receiving remuneration by way of commission on net profits पे जो ले रहे थे within the prescribed limit. The policy was approved either by the board of director or by members in the general meeting. ये जो पॉलिसी है कि इनको जो भी पेमेंट करनी है वो बोर्ड अप्रूव कर दे, तो बोर्ड अप्रूव कर दे तो फिर डायरेक्टर्स भी बोर्ड है, बोर्ड भी डायरेक्टर है। किसी भी एक डायरेक्टर की सैलरी तय होगी तो वो बोर्ड अप्रूव करेगा या सोमी अप्रूव करेंगे। अगर सारे डायरेक्टर्स की है तो सोमी अप्रूव करेंगे। In accordance with the provision the company's article, और कंपनीज के आर्टिकल को भी देखा जाएगा उसने क्या लिखा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है। The directors also received payment in the financial year when the company has suffered losses, which is violation of the approved policy. The director also received payment in the financial year when the company has suffered losses, which is violation of the approved policy of remuneration. जाहिर बात है, जब डायरेक्टर्स ने ये तय कर लिया है कि कंपनी के प्रॉफिट में से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, और तो कंपनी को लॉस हुआ है, तो फिर जो पेमेंट हुई है सैलरी की तो वायलेशन हुई है, खिलाफ वर्जी हुई है, गलत काम हुआ है, तो क्या होगा। इस सूरत में ये हो सकता है कि ये गलत काम है, इसको डायरेक्टर को जेल में बंद करवा दो, या जो पेमेंट हुई है उसको अप्रूव करवा लें बोर्ड से कि भाई हमने पेमेंट की है, डायरेक्टर्स को पेमेंट देनी है ना, वो फ्री में तो काम नहीं करेंगे, तनख्वाह तो देनी है। तो बोर्ड कह देता है ठीक है, हम पुरानी पॉलिसी को चेंज कर देते हैं, अब कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है, तो तनख्वाह तो देनी है, तो कोई बात नहीं, आपने तनख्वाह ले ली है तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ये बोर्ड इसको अप्रूव कर दे या रेटिफाई कर दे, एक ही बात है। मतलब रेटिफाई और अप्रूव का फर्क तो आपको मालूम है, एक ही चीज़ है, तकरीबन एक ही चीज़ है। तो ऐसा हो सकता है, आप कहते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर से तनख्वाह ली है, वो तो प्रॉफिट से लेना चाहिए था, प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्यों ली तनख्वाह। तो अगर बोर्ड कह देता है ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर जो गलत काम है ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। या मेंबर्स कह दें, सोमी इजाज़त दे दें या बोर्ड से इजाज़त ले लें, तो कोई मसला नहीं, ऐसा हो सकता है। आदमी काम कर रहा है, तनख्वाह तो देगा ना, फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा।
payment of minimum remuneration to a whole-time director in a financial year when the company has suffered losses. The appointment of the board has been made in accordance with the conditions prescribed here. In the scenario 2 में a payment was made to whole-time director. एक आता है डायरेक्टर जो 8 घंटे कंपनी में काम करता है, was appointed in the accordance with the condition as prescribed by the Companies Act and CCG, Code of Corporate Governance. However, determination of remuneration of any director, whether whole or otherwise. देखिए, डायरेक्टर की तनख्वाह चाहे वो फुल टाइम डायरेक्टर हो या पार्ट टाइम डायरेक्टर हो या होल टाइम माने फुल टाइम, डिपेंड करता है बोर्ड ने क्या अप्रूव किया है सैलरीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के चेयरमैन के साथ सब डायरेक्टर्स की तनख्वाह तय कर लेते हैं, ठीक है, या सोमी तय कर देते हैं, मालिकाना के कह देते हैं बोर्ड की तनख्वाह ये होगी, या बोर्ड खुद तय कर ले अपनी तनख्वाह। एज द केस में भी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन द कंपनी, लेकिन कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसको देखना पड़ेगा, जो प्रमोटर्स ने आर्टिकल्स बनाया है। प्रमोटर आर्टिकल बनाते हैं उसको सोमी आर्टिकल चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कंपनी का लॉस हुआ है, तो इसके लिए ये है कि ऐसी सूरत में बोर्ड दोबारा बैठे और डायरेक्टर की तनख्वाह को कम कर दें। लॉसेस में तनख्वाह रेगुलर तो नहीं दी जा सकती, ठीक है, सो ये या कंपनी के मालिकान बैठ के तनख्वाहों को चेंज कर दें डायरेक्टर्स की, सिंपल सी बात है। तो ये जब एक पहली सिचुएशन हमने इससे पहले पढ़ी वो ये थी कि 3 लाख रुपए दे दिए, एक वन टाइम एक्टिविटी थी तो वो तो ठीक है, लेकिन होल टाइम डायरेक्टर तो हर महीने तनख्वाह देगा ना, तो उसकी तनख्वाह कम कर दें, कहते हैं भाई डायरेक्टर हमने तय किया था कि तेरी तनख्वाह 3 लाख जो भी तनख्वाह होगी, या कंपनी लॉस में है तो भाई मेरे बच्चे मान जा, तनख्वाह कम कर ले अपनी, मान जाएगा या छोड़ देगा, मर्जी उसकी, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ सीईओ को निकाल रहे हैं, कहाँ पे? एनबीएफसी में सीईओ कैसे निकालते हैं, ये एक सवाल है। सीईओ कैसे निकालते हैं उसका भी तरीका देख लेते हैं, ये पढ़ लीजिएगा क्या है। चीफ एग्जीक्यूटिव को वक्त से पहले निकाला जा रहा है, या सीईओ को उसका वक्त पूरा हो गया 3 साल का, 3 साल के लिए जाता है ना सीईओ, आप उसे चेंज कर रहे हैं। तो रिमूवल से बाद 2 बातें हैं, या तो उससे वक्त से पहले 3 साल से पहले कह दिया निकल जा, या उसका टर्म पूरा हो गया 3 साल, उसके बाद हमने कहा भाई थैंक यू वेरी मच, आपको हम दोबारा अपॉइंट नहीं कर रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनबीएफसी डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है, टू रिमूव इट्स सीईओ बिफोर द एक्सपायरेशन, उसके 3 साल से पहले निकालने का फैसला बोर्ड लेगा। द चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइड टू टेंडर हिज रेजिग्नेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव अपना रिजाइन भी दे सकता है, मैं सीईओ हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, रिजाइन कर सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, ठीक है। और रिप्लेसमेंट ऑफ सीईओ ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस टर्म, ये तो ये हो सकता है कि उसका टाइम 3 साल पूरा हो गया तो हम कोई और सीईओ ले आए, तो 3 तरीके हो सकते हैं, तो बोर्ड निकाल दे, या सीईओ रिजाइन कर दे, या उसका टर्म खत्म होने के बाद उसको दोबारा अपॉइंट ना करे। 3 बातें से सीईओ रिमूव होता है, और तो कोई चौथी तो आप मुझे बता दीजिए, चौथी तो हो ही नहीं सकती ना। तो एनबीएफसी क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी एससीपी को एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द डिसीजन कि हम सीईओ को निकाल रहे हैं, या सीईओ का टाइम खत्म हो गया है, हम उसको बदल रहे हैं, या सीईओ जा रहा है खुद छोड़ के, ये 1 महीना पहले एसएससीपी को बताना पड़ेगा। एनबीएफसी शेल विद इन 1 मंथ पीरियड सबमिट एप्लीकेशन सबमिट करेगी, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल लेगी अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सीईओ, ठीक है। एनबीएफसी को ये करना पड़ेगा, 1 महीना पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि नए सीईओ की अपॉइंटमेंट की, ठीक है। तो एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी वो लॉ के हिसाब से होनी चाहिए, और लॉ की जो रिक्वायरमेंट है सीईओ की क्वालिफिकेशन के हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने किसी गधे घोड़े को उठा के सीईओ बना दिया या बनाने का फैसला कर लिया, ऐसा नहीं है। एनी डेफिशिएंसी और शॉर्ट कमिंग इन इंफॉर्मेशन, कोई भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन नामुकम्मल हुई डॉक्यूमेंट्स की,
जो सीईओ ने अप्लाई किया उसने अपनी डिग्री नहीं लगाई, या उसने कोई अपना एनआईसी नहीं लगाया, उसने अपना पासपोर्ट की कॉपी नहीं लगाई, अपने मार्कशीट्स नहीं लगाई, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाया, जो भी लगाया तो वो आप को ऐसे सीपी नाराज होगा। ये तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप 14 दिन के अंदर अंदर वो उसकी कह सकते हैं सर ये डिग्री मिल नहीं रही थी, मिल गई, आप ये ले लीजिए। ठीक है। वेयर एनबीएफसी डज नॉट रिमूव द डेफिशिएंसी, अगर वो डेफिशिएंसी रिमूव नहीं कर पाती तो कमीशन में क्लोज द मैटर। जो कमीशन एससीसीपी है वो कह देगी कि सीईओ को हटाओ, कोई और अपॉइंट करो। ठीक है, एनबीएफसी के अंदर कोई गधा तो नहीं अपॉइंट हो सकता ना सीईओ। आप कह रहे हैं डिग्री आ रही है हम जमा करा रहे हैं, डायरेक्टर्स जमा ही नहीं करा पा रहे, अपने चमचे को सीईओ बना रहे हैं वो लोग। डायरेक्टर्स अपने चमचे को सीईओ बना रहे हैं और सीईओ खुद डायरेक्टर बन जाते हैं, आपको पता है ऑटोमेटिकली। तो उसकी डिग्रियां नहीं है, उसकी एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा। ये एनबीएफसी के अलावा कोई बिजनेस हो तो उसके लिए ये शर्त नहीं है। एनबीएफसी टेक्निकल है भाई। एनबीएफसी का मतलब होता है, आपको पता है हेल्दी 5 मैंने आपको पढ़ाया था बिजनेस। एनबीएफसी क्या काम करती है? हेल्दी 5 करती है, ठीक है ना, याद है ना। हेल्डिव मैंने बताया था, हाउसिंग फाइनेंसिंग, एसेट मैनेजमेंट, लीजिंग, डिस्काउंटिंग हाउस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, वेंचर कैपिटल। ये इतने बड़े काम कर रही होती है, उसका सीईओ कोई मल्लू तो नहीं हो सकता ना। ई सर्विस क्या है? ई सर्विस अब शुरू कर दी है, आप घर में बैठ के आप कंपनी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा कर दिया है। कंपनी का नाम चूज कर सकते हैं कि कंपनी का नाम क्या रखें, क्योंकि आप मैं सोचा था, मैं एक नाम रख रहा था कि मैं अपनी कंपनी का नाम रखूंगा कैसपिट। तो मैंने चेक किया उसमें जाके कंप्यूटर में, तो SCCP की वेबसाइट पे www.sccp.gov.pk, उसने कहा नहीं ये नाम नहीं दे सकते, ये ऑलरेडी है। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि आप जो नाम चेक कर लें कि जो आप नाम रखना चाह रहे हैं, अगर वो पहले से होगा तो आपको कंपनी मना कर देगी, वो ऐसी जो वेबसाइट है मना कर देगी। तो आप नाम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं घर बैठे। सारे डॉक्यूमेंट्स आप इनकॉर्पोरेशन करा सकते हैं घर बैठे। और फिर वो रिटर्न जो मैंने आपको बताया था, फॉर्म्स जो होते हैं वो आपको ROC को जमा कराने होते हैं। डायरेक्टर बदल दिया, ऑडिटर बदल दिया, सीईओ बदल गया, आपका एनुअल अकाउंट्स की वगैरह तमाम चीज़ें जमा कराते हैं, वो आप घर बैठे करा सकते हैं। ये ई सर्विस शुरू की है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपसे पहले तो ऐसी में प्रैक्टिकल कोर्स कराया जाता था, अब मुझे पता नहीं कराते हैं या नहीं कराते हैं। ठीक है ना, एनी पर्सन। अच्छा, इसको कोई भी आदमी जो है ना कंपनी का, चाहे वो डायरेक्टर हो, सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी हो, या कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो, या मैनेजर हो कंपनी का, वो इंसान होना चाहिए, नेचुरल पर्सन। कोई बिल्ली चूहा नहीं होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। वो उस पर क्या नाम है, पासवर्ड वगैरह बना सकता है अपना, तो फिर ये होगा कि वो आइंदा वो यूज करेगा। नॉर्मली काम कंपनी सेक्रेटरी रखता है, वो एक पासवर्ड बना लेता है, फिर वो कंपनी डायरेक्टर चेंज हो रहा है तो बता देता है, और उसी को तमाम बातें जो ROC को इन्फॉर्म करनी होती हैं वो थ्रू अब पोर्टल से होती हैं। पोर्टल बना दिया है, पहले हमें खुद जाना पड़ता था। ये बहुत अच्छा काम किया है। एवरी एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिपोर्ट ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। हर कंपनी को अपनी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है वो बतानी पड़ेगी। कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा, ये कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसे में इधर उधर कर रहा है। जैसे अयान एक फिल्म स्टार थी, वो पकड़ी गई था, पैसा लेके उधर से उधर जाती थी। अगर कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है, पैसे की छुपा के डॉलर लेके आ गए, निकल गए, कंपनी के डायरेक्टर्स ये काम कर रहे हैं, या डायरेक्टर्स अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं, ये तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को। FMU एक इदारा है, उसको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई भी पैसा आपके पास आया है और थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं आया है, बैग में भर के नोट आए हैं, और कोई आपसे डील करता है कि हमें इतना माल चाहिए, और वो कहता है हम आपको पैसे देंगे, हमारे पास इलीगल मनी है, तो आप उससे मत कीजिए बिजनेस। मना कर देंगे, सॉरी हम नहीं आपसे बिजनेस करेंगे, आपके पास इलीगल मनी है। अगर वो बता देता है इलीगल है,
तो फिर नहीं कीजिएगा बिज़नेस, वरना आप भी फँस जाएगी कंपनी। जैसे अगर आपकी कंपनी समोसे बेचती है, खरीदार जो है वो कहता है हमसे मैं इल्लीगल मनी आपको दूँगा, आप समोसे मत बेचिएगा उनको। सिंपल मैंने बता दिया, सिंपल बात है, इल्लीगल आदमी की मदद नहीं करनी है। या आपको कोई पैसे भेजता है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप फलानी आपकी कंपनी को पैसे भेज रहा है कोई आदमी, और आपसे कहता है कि ये पैसा आप फलाने तक पहुंचा दें, हम आपको कमीशन दे देंगे, 50 करोड़ रुपए दे रहा है। वो कह रहा है आप ये पैसा जिहादी तंजीम को दे दें, हम आपको उसके 5 लाख रुपए देंगे कमीशन, तो आप मत लीजिएगा ऐसा पैसा। ये सब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होती हैं, कहलाती हैं। वैसे बहुत हैं, आप इंटरनेट पर बैठे हैं तो आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, वो आपसे कहेंगे हम आपको इतना पैसा दे देंगे और आपको 50 करोड़ रुपए दे देंगे, ठीक है। हमने कहा ठीक है दे देंगे, फिर क्या करें, इसके बदले आप हमें 30 करोड़ दे दें। हमने कहा पागल है, 50 दे के 30 करोड़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा इसलिए 50 करोड़ हमारे इलीगल मनी है, और फिर आप हमें जो देंगे पैसे, आप लोग लीगल लोग हो, तो हमारे पैसे जो होंगे वो पाक हो जाएंगे, हम 20 करोड़ की कुर्बानी दे रहे हैं। अब कितने बदमाशी, उन्होंने इलीगल मनी को हमें दे दिया, हमारे पास इलीगल मनी आ गई ना। अब हमारी कंपनी तो अच्छी नेक कंपनी है, उसने उनको 30 करोड़ रुपए लोन दे दिया और फिर लोन माफ भी कर दिया। इस तरह से क्या हुआ, उन लोगों के लिए पैसा पाक हो गया। ऐसा बहुत होता है, ऐसे बहुत लोग बैठे हैं। लोग अमीर बनने के चक्कर में काम करते हैं और अगर पकड़े गए तो बहुत मुसीबत हो जाती है। लोग नहीं पकड़े जाते, लेकिन पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। लोग पकड़े नहीं जाते वैसे। ये 2010 में लॉ आया था, मनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बहुत हो गया था ये पाकिस्तान का। FATF अगर किसी को पता हो, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया था इसीलिए कि जिहादी तंजीमों का पैसा पाकिस्तान में आ रहा था, और यहाँ से अस्ता खरीदा जा रहा था, सारा पैसे की इलीगल आना जाने को पे चेक है, चाहे कंपनी है या पार्टनरशिप है, कोई भी है, ये आपको अलाउ नहीं है। तो आपको पैसे दे के आप असला खरीद लें और इतने लोगों को मार दें, सब ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है ना। बरकत ऑयल लिमिटेड इंटेंड्स टू मेक एन ऑफर ऑफ इट्स शेयर टू जनरल पब्लिक, को दे रहे हैं, बरकत ऑयल कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर बेच रहे हैं। किस लिए बेच रहे हैं, कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाना है इन्होंने, कोई इनके प्रोजेक्ट का नाम है, इनको उसके पैसे चाहिए, समझे, एक ब्रांच खोल रहे हैं, इस ब्रांच का नाम है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। इनके पास पैसे नहीं है तो इन्होंने पब्लिक से पैसे मांगे, लेकिन ये पब्लिक कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी काम कर नहीं सकती। द कंपनी बिफोर मेकिंग द ऑफर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SCCP एक सर्टिफिकेट देना है कंसल्टेंट टू द इशू विच इंक्लूड सेवरल कंफर्मेशंस। ब्रीफली डिस्कस दिस कंफर्मेशन। अब SCCP को आपने एक कंसल्टेंट नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वो देना पड़ता है कि हमारी जो कंपनी है वो आवाम से पैसे मांग रही है, तो हम ये पैसे खा नहीं जाएंगे बल्कि हम काम करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें कंसल्टेंट चेक करेगा, आपके जो क्यों पैसा मांग रहे हैं, ठीक है ना, पैसे का इस्तेमाल क्या होगा, इस पैसे से कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, कितना टाइम में आप अपना प्रोजेक्ट या ब्रांच बना लेंगे, ठीक है ना। और जो आपका फाइनेंशियल प्लान है उसको किसी और ऑडिटर ने वेरीफाई किया है, जो फिगर्स आपने लिखी हैं झूठी तो नहीं है। हम कहते हैं ना ये पैसे जैसे वो बिपाशा बासु कहती है 25 दिन में आपको डबल पैसे कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है कोई। आपको फिगर्स बतानी पड़ती हैं, कैसे पैसा आएगा, कैसे मैं कहूँ मैं एक पार्क बनाऊंगा, मुझे पैसे चाहिए, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, मुझे पार्क में इतने झूले लगाऊंगा, उसमें इतने बच्चे आएंगे, रोजाना पार्क जो है इतने घंटे चलेगा, इतने टिकट बिकेंगे, और या सिनेमा हॉल खोल रहे हैं तो आप बताएंगे सिनेमा में इतने टिकट बिकेंगे, इतने 3 शो चलेंगे, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, और इतना पैसा आएगा, इतनी रेवेन्यू आएगी। जो भी प्रोजेक्ट आपका, कोई मशीन, कोई साबुन बना रहे हैं, शैम्पू बना रहे हैं, तो आप बताएंगे हम इतने शैम्पू बनाएंगे, हमारे इतने बायर्स हैं जो हमसे खरीद लेंगे, कस्टमर है हमारे पास, ये है तमाम चीज़ें, ठीक है ना, सब चीज़ें बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि कितने शेयर जो है आपके स्पॉन्सर जो खुद मालिक खरीद रहे हैं, फॉरेन के नर कितने हैं, लोकल इन्वेस्टर कितने हैं आपके जो पैसा लगा रहे हैं, बाहर से कितने लोग हैं, क्यों ये ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं है वो इजराइल या इंडिया के लोग हैं, तो ये भी देखना पड़ता है ना कि ऐसे इजराइल वाले पैसे लगा रहे हैं पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान को में एक ख़राब कंपनी बन जाए, वो
मुसीबत बन जाए आहिस्ता-आहिस्ता। बहुत सारी कंपनियाँ इज़राइल की अगर पाकिस्तान में बन गई, तो पाकिस्तान इज़राइल के कंट्रोल में आ जाएगा। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में 5,000 कंपनियाँ इज़राइल आके बना देता है, तो हम तो मर जाएँगे फिर। वो हमारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इज़राइल वाला हमें ब्लैकमेल करेगा कि मैं लोगों को निकाल दूँगा, ठीक है ना? तो अगर कोई कंपनी कहती है हमें पैसा चाहिए, तो हमें देखना पड़ता है वो कंपनी क्यों पैसे माँग रही है, क्या प्रोजेक्ट है उसका? एससीसीपी की सैटिस्फैक्शन चाहती है, तो अवाम से पैसा लेके खा तो नहीं जाएँगे। और जो पैसा अवाम दे रही है, जो अवाम है, के अलावा कौन लोग और हैं जो पैसा लगा रहे हैं? फॉरेनर कौन है? मालिकान कौन है? लोकल जो पैसा लगा रहे हैं वो लोग कौन है? आम आवाम तो पता नहीं, कोई भी आवाम होगी पैसे दे देगी, लेकिन आम आवाम के अलावा भी तो लोग पैसे लगा रहे होंगे ना। इतनी बड़ा पैसे मांग रहे हैं वो, ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, तो यकीनन कोई बड़ा अमाउंट होगा। 500-600 मिलियन होंगे, उसमें कितने जनता, आम जनता है, और कितने लोकल इन्वेस्टर्स हैं, कितने और मालिकान कितना पैसा लगा रहे हैं, तमाम चीजें होगी ना। ज़मीन जो है वो कहाँ ली है आपने, वो ज़मीन की डिटेल देंगे कि आप एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ज़मीन कहाँ है आपकी, कहाँ पे ज़मीन लग रही है। इंटीरियर सिंध में लगा रहे हैं, लाड़काना में लगा रहे हैं, मुज़फ़्फ़राबाद में लगा रहे हैं, नौशहरा में लगा रहे हैं, वाह में लगा रहे हैं, बलूचिस्तान में लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, उसकी सारी डिटेल देंगे, ठीक है ना। और अगर आपने कोई माल बाहर से मंगा रहे हैं, तो आपने एलसी खोली होगी, तो वो एलसी की डिटेल वगैरह देंगे आप, ठीक है ना, कि हम माल बाहर से मंगाएंगे, इस कंपनी में रॉ मटेरियल मंगाना है, वो तमाम ये चीज़ें जो मैक्सिमम डिटेल्स हो सकती हैं प्रोजेक्ट की, जो मैंने बताई, ये सब आपको एसएससीपी को पहले तो कंसल्टेंट आपका ये रिपोर्ट बनाएगा, वो एसएससीपी को आप जमा कराएंगे, फिर शेयर क्यों करेंगे आम जनता को, ऐसे नहीं। आईसीएमए के लिए अगर आप मेंबर बन जाते हैं, तो आपको जब बन जाए, पहले अभी तो बने ही नहीं है, अगर बन जाए तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो इंटेग्रिटी, ईमानदारी, ऑब्जेक्टिविटी, यानी आपने जो भी काम करना है किसी क्लाइंट को फेवर नहीं करना है। मिसाल के तौर पे आप ऑडिटर हैं और उस कंपनी में आपकी बीवी डायरेक्टर है, तो आप उसका ऑडिट नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसको। अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, पैसा देंगे नहीं और गलत काम नहीं करेंगे। आईसी में करने के बाद वरना आपकी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर होगा आपका, वो काम करेंगे जो आप कर सकते हैं, और जो काम आप नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी है, कोई भी कहीं भी ऑडिट करने जाएंगे या कहीं अकाउंटिंग का आपने काम किया है, तो आपको हर चीज़ें पता लग जाती हैं, ठीक है ना। तो वो बताएंगे नहीं किसी को, जैसे डॉक्टर अपनी पेशेंट की बीमारी किसी को नहीं बताता, इस तरह क्लाइंट जहाँ पे काम किया है, तो मैंने एक जगह से मैं कैशबुट में काम किया मैंने, तो मैं कैशबुट की कोई बहुत सारी बातें गलत मुझे पता है, लेकिन वो कभी किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट का मेंबर हूँ, मेरी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा ना। तो प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं गए जॉब की, वहाँ पे लड़कियों के साथ आप लव कर रहे हैं, या जो है वो चुगलखोरी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी है। कोई पैसे लेके वापस नहीं कर रहे हैं बैंकों को, ये सब प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए आपका, ठीक है। कोई छिचोरापन नहीं, कोई 420 नहीं, सब नहीं करनी है। तो इसका कोड है IOP, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, IOP-CP, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। अभी आखिरी सवाल ये देख लेते हैं कि एक एजीएम हो रही है, उसमें ये 6-7, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को ने डायरेक्टर के लिए खड़े हो रहे हैं, और ठीक है ना। और एजीएम कब हो रही है? 10वीं एजीएम है, जुमे के रोज हो रही है, 20 सितंबर 2019 को 10:30 बजे कंपनी के हेड ऑफिस में हो रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस में हो रही है, ठीक है ना। और इलेक्शन हो रहा है एजीएम का। प्रपोज नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड फोर्टकमिंग 7 लोग जो हैं वो डायरेक्टर्स के लिए उम्मीदवार हैं, ठीक है। ठीक। और जो रिटायरिंग ऑडिटर हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, उनमें से कौन है? असद, बेरोज शाह, मरियम, दिलशाद, सायरा, नुसरत और उज़ैर, ये लोग रिटायर हो रहे हैं, और इनकी जगह 7 लोग डायरेक्टर चाहिए। यकीनन ये लोग अपना नाम ही पेश करेंगे जो ये लोग हैं, और कोई और मालिक सोमी में से अपना नाम पेश कर सकता है कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है, तो बन जाए, ठीक है ना। तो आपसे कह रहे हैं कि आप कंपनी की सेक्रेटरी हैं, आप ये नोटिस बनाएं
तो ये वही है, नोटिस इज़ गिवन, वही वैसे ही तमाम चीज़ें वही दिखती देखें कहाँ कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कितने बजे हो रही है, किस जगह हो रही है। फिर क्या है, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स नंबर 1 है। इससे पहले कि नंबर 1 और लिखना चाहिए था, याद रखिएगा, कन्फर्मेशन ऑफ मिनट्स ये होना चाहिए था, ये नंबर 2 होना चाहिए था। याद रखिए, इसमें इस सवाल में गलती है सॉल्यूशन में। पहला होना चाहिए कंफर्मेशन ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, नंबर 2 होना चाहिए कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एजीएम के अंदर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाता है या अडॉप्ट किया जाता है, बताया था ना। डिविडेंड याद है, मैं कोड बताया था कार्डिया, कंफर्मेशन ऑफ प्रीवियस मीटिंग मिनट्स, ए से ऑडिटर अपॉइंटमेंट, आर से रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, सी आर, डी से डिविडेंड था, और ई से इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर था। ठीक है ना, और ए से था एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। तो वही वही चीज़ है, एजीएम का नोटिस है, इसमें देख रहे हैं डायरेक्टर के इलेक्शन के बारे में बताया गया है कि ये डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं, नए स्टार डायरेक्टर आ रहे हैं। ठीक है ना, और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर की रेम्यूनरेशन है, डिविडेंड है, बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड है, कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है, जगह का नाम लिख रहा है और 26 अगस्त को दे रहा है। और 21 दिन का फ़र्क है या नहीं है, होना चाहिए 21 दिन का नोटिस होना चाहिए एजीएम के अंदर। हाँ, 21 दिन का है, बल्कि ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया ख़त्म। अब आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको अंदाज़ा करें आप लोगों के साथ कितना कर रहा हूँ ताउन। आप लोग इससे पढ़ें, फिर इस पे सवाल करें, यूट्यूब पे करें सवाल, तो वहीं मैं जवाब दूँगा आपको। ठीक है ना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के नाम के साथ हम सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको की उम्र में बरकत दे, इमाम मेहदी आएँ, इस्लाम फैले, मोहब्बत फैले, हर मज़हब का एहतराम करें, हर फ़िक़्ह का एहतराम करें, हर ज़बान का एहतराम करें, प्यार मोहब्बत से रहें, अपने वालिदैन की उम्र में बरकत की दुआ माँगें और अपने बहन-भाई, बीवी बच्चों के लिए उम्र में बरकत, सेहत, माँ-बाप की सेहत की दुआ करें और खुशियों के लिए दुआ माँगें, नफ़रत को ख़त्म करें, प्यार मोहब्बत से जिएँ और दुआ करें आपको कामयाबी हो, इम्तिहान पास करें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपका और हमारा सबका अल्लाह निगहबान। खुश रहें, इंशाअल्लाह मुलाकात रहेगी।